Hey friends, if you really want to make your learning easy, then do subscribe and press bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 के चैप्टर 11 के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। आज की क्लास में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। नाम से ही समझ आ रहा है कि गोल्ड का कुछ रोल होगा, सोने का कुछ रोल होगा। तो ये जो है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी का एक वेरिएंट है। ठीक है, उससे मेल खाता हुआ एक वेरिएंट है इसका। तो इसमें क्या होता था, गोल्ड को एक कॉमन एक्सप्रेशन, एक कॉमन यूनिट मान लिया गया था एंड जितनी भी करेंसीज थी उनको हम एक्सप्रेस करते थे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, 1 यूरो की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक पाउंड की वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो मैंने बोल दिया 4 kg गोल्ड। ठीक है, और $1 को एक्सप्रेस कर दिया गया 2 kg ऑफ गोल्ड सपोज। यानी कि हर करेंसी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि गोल्ड में उसकी क्या वैल्यू है। एवरी करेंसी वाज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और इस तरीके से उनकी वैल्यू क्या हो जाती थी, फिक्स हो जाती थी कि 1 पाउंड की वैल्यू 4 किलो सोना ही रहेगी और $1 की वैल्यू 2 kgs ऑफ गोल्ड ही रहेगी। तो इसलिए फिक्स थी। तो ये मैंने शुरू में ही बोला कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक वेरिएंट है था। ठीक है, अब यहाँ पर करेंसीज एक्सचेंज कैसे होती थी, रेशियो एक नॉर्मल समझा जाता था। जैसे कि 1 पाउंड जो है वो 4 kg गोल्ड का था और $1 था 2 kg का, तो 1 पाउंड इक्वल टू $2 हो गए। तो अगर किसी को 1 पाउंड चाहिए तो उसे $2 देने पड़ते थे। ठीक है, और अगर पाउंड के बदले हमें डॉलर चाहिए तो 1 पाउंड देकर $2 मिल जाते थे। ठीक है, इसी सिस्टम को मिंट पैरिटी या मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता था। ओके, अब धीरे धीरे एडवांसमेंट्स हुई और इस सिस्टम को थोड़ा रिजिड समझा जाने लगा। तो जो अगला सिस्टम था दैट वाज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसमें क्या होता था, यहाँ पर स्ट्रिक्टली हर करेंसी को गोल्ड में एक्सप्रेस करना होता था। ये भी कुछ वैसे ही था, थोड़ी सी एडजस्टमेंट से अलाउ कर देता था। क्या होता था, अच्छा क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स अलाउ कर देता था इसलिए इस सिस्टम को एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते थे। इसमें क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले तो यूएस डॉलर को गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन किया गया। सपोज बोला गया कि $1 इक्वल टू 2 kgs ऑफ गोल्ड, यानी सबसे पहले यूएस डॉलर को गोल्ड में एक्सप्रेस किया गया। उसके बाद जितनी भी करेंसीज थी उनको यूएस डॉलर में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई भी करेंसी है, सपोज रुपी को आपने एक्सप्रेस किया डॉलर में। ठीक है, और डॉलर ऑलरेडी किस में एक्सप्रेस हो रखा है, गोल्ड में। तो अल्टीमेटली आपने रुपी को भी तो गोल्ड में एक्सप्रेस कर दिया ना, राइट। सो देखो क्या लिखा है, अदर करेंसीज वर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर। डॉलर को गोल्ड में एक्सप्रेस किया और बाकी करेंसीज को किस में एक्सप्रेस किया, डॉलर में। तो अल्टीमेटली बाकी करेंसीज भी किस में एक्सप्रेस हो गई, गोल्ड में। लेकिन ये वाला भी जो सिस्टम था इसको भी अबैंडन कर दिया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया इन 1977। क्यों, दोनों ही सिस्टम में गोल्ड का यूज था। These systems required huge reserves of gold। ठीक है, और गोल्ड के इतने सारे रिजर्व्स होना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इनको हटाकर क्या आया, दिस वॉज रिप्लेस्ड बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि इसकी जगह क्या लेकर आए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, सो आज के लिए जो लास्ट टॉपिक हमें देखना है दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट
इसमें दो वर्ड्स हैं, एक फॉरेक्स है, दूसरा मार्केट है। मार्केट मींस बाजार और फॉरेक्स मींस होता है फॉरेन करेंसीज, है ना। तो फॉरेक्स मार्केट क्या हुई? फॉरेन करेंसीज की मार्केट्स। कुछ ऐसी ही डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कि जितनी भी देश में कंट्रीज हैं उनकी नेशनल करेंसीज की मार्केट को हम क्या बोलेंगे? फॉरेक्स मार्केट। अगर फॉरेक्स मार्केट के फंक्शंस की मैं बात करूं तो वो कुछ 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है। फर्स्ट है ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा है क्रेडिट फंक्शन और तीसरा है हेजिंग फंक्शन। इसमें से जो तीसरा वर्ड है हेजिंग, ये कुछ न्यू लग रहा होगा, अभी समझते हैं इसमें क्या है। पहला देख लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या फैसिलिटेट करती है कि अगर आज मैं कोई चीज इंडिया में रुपी में खरीद रही हूं तो कल फॉरेन में जाकर उसे डॉलर में भी खरीद सकती हूँ। यानी कि अब मेरी परचेजिंग पावर किस में एक्सप्रेस हो गई? फॉरेन करेंसी में। सो दिस फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा है क्रेडिट फंक्शन। आपको मैंने बताया था जब हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स करते हैं तो वो जो भी पेमेंट होती है, चाहे हमारे यहाँ से वहां हो या वहां से यहाँ पेमेंट हो, वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में। एंड जब आप ट्रेड कर रहे हो तो क्रेडिट तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फॉर्म में ये क्रेडिट फंक्शन भी फैसिलिटेट करती है, परफॉर्म करती है। द लास्ट इज हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या है? अभी के लिए आप बस इतना समझो, इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। कौन सी रिस्क? कि फॉरेन एक्सचेंज रेट तो बार बार वेरी होता रहेगा, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे लगता है आज का जो फॉरेक्स रेट है वो मेरे लिए फेवरेबल है कल, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो आज की डेट में नहीं होते। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करंट ट्रांजैक्शंस या करंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते, फ्यूचर डेट के लिए भी हम रखते हैं। तो उस फ्यूचर डेट को फॉरेक्स का रेट क्या रहेगा, ये एक रिस्क का मैटर है। मेरे फेवर में भी हो सकता है, मेरे अगेंस्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ एक फ्यूचर में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है उसको आज हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे मैं किस रिस्क से बच गई कि जो फॉरेक्स रेट है ये आगे वेरी हो, मेरे फेवर में हो, मेरे फेवर में ना हो। तो इस तरीके से ये हेजिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। लास्ट है, एक फॉरेक्स मार्केट में कैसे ऑपरेशंस होते हैं। तो अभी मैंने आपको हेजिंग फंक्शन समझाते हुए बोला कि जरूरी नहीं है हर ट्रांजैक्शन आज की डेट के लिए हो, हर ट्रांजैक्शन करंट ट्रांजैक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी आज की डेट में हम तय कर सकते हैं, उनका प्राइस भी हम आज तय कर सकते हैं कि इस डेट को मैं इतने प्राइस पर आपको ये सामान दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉरेक्स मार्केट है वो 2 तरह के ऑपरेशंस करती है। द फर्स्ट ऑपरेशन इज द मार्केट वर्क्स एज अ स्पॉट मार्केट एंड दूसरा इट वर्क्स एज अ फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मीन्स क्या? ऑन द स्पॉट जैसे हम बोलते हैं, तो करंट। ठीक है, डेली बेस की ट्रांजैक्शन, करंट ट्रांजैक्शंस में ये डील करती है। यहां पर जो एक्सचेंज रेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट। मैंने अभी बोला सारी ट्रांजैक्शन आज की डेट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ जो ट्रांजैक्शन होती है वो फ्यूचर डिलीवरीज के लिए होती है, फ्यूचर डेट के लिए होती है। उसके लिए कौन सी मार्केट है? फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, इसमें क्या होती है? ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फ्यूचर डिलीवरी ओनली, यानी कि करंट ट्रांजैक्शन वाली जो हैं वो तो स्पॉट मार्केट में आ जाएंगी एंड फ्यूचर डेट में जो डिलीवरीज है वो किस में आ जाएंगी? हमारी फॉरवर्ड मार्केट में। फॉरवर्ड मार्केट में जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। एंड स्पॉट मार्केट में जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट एक्सचेंज रेट, राइट। सो इसके साथ हमारा चैप्टर 11 फिनिश हो जाता है जो कि यूनिट 5 का पार्ट है।
आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। पहला था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। उसके बाद हमने बात की कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बाद कौन सा सिस्टम आया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। उसके बाद हमने बात की एक फॉरेक्स मार्केट कैसे वो फंक्शन करती है और उसमें किस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स फॉर मोर वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स। थैंक यू।